अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस वक्त जो एक बीमारी से दो चार है, वो सब आप जानते हैं कि कोरोना पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और हमारे आसपास की अगर स्थिति देखी जाए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं या भारत की बात करूं, तो रोज़ाना हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने करीबी लोग और इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते एक बात बता दूं कि रोज़ाना हमारे सामने जनाजे उठते हैं, हमारे सामने अर्थियाँ जा रही हैं। और कोई ऐसा शहर नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं, कि जहां पर रोज़ाना 5, 10, 15, 20, 25, 30, मेरठ से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मेरठ पे ऐसा दिन अभी फ़िलहाल नहीं गया है जहां पर 25 से 30 या 35, 40 मौतें ना हो रही हों। और अस्पतालों की स्थिति आप जानते हैं कि इस वक्त क्या है, कि ऑक्सीजन की कितनी मार है। ये आपको वरियस सोर्सेज से पता चल रहा है। कुछ चैनल्स भी बता रहे हैं। चैनल्स की जो एक टोन थी कलकत्ता में, अभी बंगाल में, वो बदल के शायद अब ऑक्सीजन पे आ गई है। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, चूँकि छुपा ये भी नहीं सकते, लेकिन जितना ही आपको बता रहे हैं वाकई में उतनी स्थिति है या उससे ज़्यादा है। ये बात इससे पता चलती है कि आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, इससे ही आपको पता चल पा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस शहर में किस जगह क्या स्थिति है। रोज़ाना आप लोग देखते हैं, तकलीफ़ में आते हैं। चूँकि इंसान हैं सबसे पहले हम, पार्टी का होना और धर्म का होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इंसान है। और इंसान होने के नाते किसी भी अस्पताल के बाहर दम तोड़ता हुआ, सांस अटक अटक के लेता हुआ इंसान जब मर रहा है तो उसकी तकलीफ़ आपको भी है और मुझे भी है। और रोज़ाना हम एक ऐसे सीन देखते हैं कि फ़ला अस्पताल में ऑक्सीजन से इतने मर गए हैं, फ़ला अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म होने से इतने लोग मर गए हैं। इससे सुनकर हर एक आदमी तकलीफ़ में है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, हर एक आदमी वाकई दिल से परेशान है। तो फिलहाल स्थिति तो ये है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, अभी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आज या कल के अखबारों में हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेड, ऑक्सीजन और अस्पताल की कोई कमी नहीं है। और जबकि हम सुनते ये हैं, मैं मेरठ की बात करूं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन से कल 2 लोग मर चुके, एक उसमें पुलिसकर्मी भी मर चुका था। हर एक शहर में ऐसी स्थिति आ रही है कि ऑक्सीजन के रेट जो 600 रुपये का, 400 रुपये का सिलेंडर आता था, उसके रेट 40,000 पहुँच गए हैं। और रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उसके रेट, उसकी कालाबाजारी ये हो रही है कि हर एक शहर से पता चल रहा है कि वो कहीं 20,000 का बिक रहा है, कहीं 40,000 का बिक रहा है। तो ये स्थिति है। हुक्मरान कितना सच बोलते हैं इसके अंदर और कितना नहीं बोलते हैं, ये आप आराम से अंदाज़ा अपने इर्द गिर्द की स्थिति से ले सकते हैं। फिलहाल तो स्थिति ये है कि आदमी को सांस लेने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो उसके बावजूद अपनी सांसों को छोड़ते जा रहे हैं। और स्थिति तो ये भी हो चुकी कि पैसा होने के बावजूद भी आज की स्थिति ये है कि डॉक्टर्स का कहना यह है कि हमने अपने जीवन में नो, यानी कि NO नहीं, इसका इस्तेमाल इतना कभी नहीं किया जितना इस पेंडेमिक में किया जा रहा है। लोग रोज़ाना मर रहे हैं, लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि शायद अभी तो दूसरा मरा है, हो सकता है हमारी और आपकी बारी भी आ जाए। तो स्थिति तो ये है। इसके बारे में आप टीवी पे चले जाइए, सोशल साइट्स पे चले जाइए। मैं आपसे बात करने के लिए जो आया हूँ उसकी वजह यह है कि ये स्थिति और इससे निपटने के कुछ काम होते हैं। स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले आया था, उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि स्पेनिश फ्लू के बाद ही ये अंदाज़ा लगने लगा था 100 बरस पहले, जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे, कि इसकी जब दूसरी लहर आएगी तो उसमें ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। और इस कोरोना को लेकर भी भविष्यवाणी लोगों ने यही की थी कि अभी पिछली लहर जो गई थी पिछले साल, इसके बाद जो अगली लहर आएगी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके इक़दामात, उसकी जो पहले से पहले ही जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो हम करने में हम नाकाम रहे। कहीं हम बंगाल में चुनाव में बिजी रहे तो कहीं हमने कुंभ में जो है स्नान करने की इजाज़तें दे दी। हालांकि मैं इस कुंभ में और जमाती के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। फिलहाल मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि इस पेंडेमिक को जो है ना, आने वाली जो दूसरी लहर आई है, इससे रोकथाम की कैसे कंडीशंस होती, हमारे 130 या 140 करोड़ लोगों में कंडीशन ये है कि 19 लाख बेड हैं जैसा कि बताया जाता है, और 1 लाख से नीचे वेंटिलेटर बेड है। इसका अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ की क्या हालत है। आज 22-23 लाख लोग तकरीबन जो हैं इसमें बीमार हो गए हैं, कोरोना से जो है संक्रमित हो गए हैं, जिसमें 12 से 14 लाख तो घर में इलाज कर रहे हैं। तो यानी कि हम 8 और 10 लाख लोगों को
जो हमने अस्पताल में उन्होंने लाइन लगाई है, पूरे हिंदुस्तान की जो है ना व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है। तो अगर ये वक्त रहते, 1 साल का हमें मिल गया था, अगर वक्त रहते हम इस पे कोई इकदाम उठा लेते, हमारे हुक्मरान अपनी सरकारें बनाने में और अपने चुनाव में जितना हम वक्त देते हैं, जितनी हम दिलचस्पी दिखाते हैं, अगर इस दिलचस्पी को कम करके शायद इस एरिया में काम किया जाता कि आने वाले वक्त में अगर दूसरी लहर आ गई, जैसे कि बताया जा रहा है अभी NDTV पे अमेरिका का एक डॉक्टर बता रहा था कि दूसरी लहर का हर एक पढ़े लिखे आदमी को मालूम था। अब पढ़े लिखे आदमी का गवर्नमेंट में होना और अनपढ़ का होना यही फर्क दिखाता है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने पहले ही 60% लोग वहां वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 56% लोग जो हैं वहां पर सेकंड डोज भी ले चुके हैं, और उसने पहले से ही पैसा दे दिया है कि अगली जो वैक्सीनेशन है वो बनाई जाए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि अभी पीछे दिनों जो कंपनी है पूना की, उसको जो है ना उससे मोल भाव हो रहा था कि आप हमें 150 की दीजिए, आप हमें 250 की दीजिए, आप हमें 300 की दीजिए। अगर 100 रुपये आपने 250 के होने के बाद बचा लिए हैं तो 80 लाख लोगों को आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो कितने पैसे चले जाते? 16,000 करोड़ रुपए। ये जो इतने कुछ भी रकम नहीं है, इससे ज्यादा तो आप अपने दोस्तों को जो बिजनेस के 2-3 घराने हैं 10 लाख करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों के अंदर उनको राइट ऑफ कर दिया गया है। 16,000 करोड़ रुपए जो आप मोल भाव में समय गुजार रहे थे, उसी वक्त अगर ये वैक्सीन बना दी जाती। और दूसरी बात, विश्व गुरु बनने की जो चाहत है, वो जो 94 देशों को 6 करोड़ 45 लाख बताई जा रही है वैक्सीनेशन आप जो है वैक्सीन बांट कर आए हैं, उनको अगर पहले हिंदुस्तान में अगर लगा दिया जाता। राहुल गांधी को, जिसको आप पप्पू कहते हैं और पूरे आपके जानने वाले और आपके जो भक्त हैं वो भी पप्पू कहते हैं, उसने तो कहा है कि पहले देशवासियों का हक है, इसको पहले जो है अपने भारतवासियों को लगानी चाहिए। लेकिन विश्व गुरु बनने की क्या चाहत है, क्या दिल में बात है? आप क्या बनना चाहते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक मरीज की जिम्मेदारी हो या 100 मरीज की जिम्मेदारी हो, एक रहने वाले की बात हो या 1000 के रहने वाली की बात हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको पूरा करना है। आपने 94 देशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन वहां पर बांट दी है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? आज अगर वैक्सीनेशन के बारे में यह बताया जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद इसके जो खतरे हैं कोरोना होने के, वो 95% तक कम हो जाते हैं। हमने कितने लोगों को, अब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो इस समय खुद भी कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में लेटे हुए हैं, उन्होंने भी लेटर में क्या लिखा आपको? उन्होंने कहा कि ये मत बताइए कि कितने लोगों को आप वैक्सीन लगा चुके हैं, आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत लोगों को लगा चुके हैं। क्योंकि प्रतिशत में अगर आप बताएंगे तो बहुत कम बैठेगा। आप ये बता रहे हैं कि हमने 10 करोड़ लोगों को लगा दी, 12 करोड़ लोगों को लगा दी, लेकिन आप प्रतिशत बताने में इसलिए बच रहे हैं कि वो प्रतिशत बहुत छोटा है 140 करोड़ की जनसंख्या के एतबार से। तो ये तो बात हो गई है एक तजुर्बेकार पढ़े लिखे लोगों की सरकार चलाने में। और हमारे यहाँ जो धार्मिक उन्माद पैदा करके जो सरकारें आ जाती हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी आदमी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि हमारी जो सरकार है, हमारे वोट देने का जो तरीकाकार है, वो बिल्कुल एक धर्म के आधार पर हो चुका है। और धर्म के आधार पर जब हम चुनकर भेजते हैं तो उससे रिजल्ट यही निकल के आते हैं कि आज पैंडेमिक, जब WHO ने पिछले साल पैंडेमिक घोषित कर दिया था तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि पैंडेमिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो हमारे यहाँ जो ये एक टीम की कमी है, उसकी वजह यह है कि आज अस्पतालों के बाहर, हालांकि अभी 23-24 लाख लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हैं, उसी के अंदर जिसमें 12-14 करोड़ लाख मैंने आपको बताया कि वो लोग जो हैं अभी घर में इलाज करा रहे हैं। 8 से 10 लाख लोगों में तमाम मेडिकल फैसिलिटी की जो है ना चूल्हे हिल के रह गई हैं। और डॉक्टर्स के क्या हालात हैं आप जानते हैं, क्योंकि हमने वाकई हमारा जो सिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। आज जो 1000 रुपए की दवाई है वो जो है ना हमें 20-20 हजार रुपए की मिल रही है। और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो बाकायदा जो है सरकारों को अलग रेट दे रही हैं और आपको अलग रेट दे रही हैं, और प्राइवेट में अलग रेट दे रही हैं। वैक्सीन बनाने वाला एक कंपनी है लेकिन उसके रेट 3 है। ये व्यवस्था की कमी नहीं कही जाएगी तो क्या कहा जाएगा? अब इस बात को मुझसे बेहतर बताने के लिए बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, लेकिन आप पर फर्क पड़ता है। हाई कोर्ट भी जब इसमें आती है कि अगर आपने दिल्ली के अंदर जो है ऑक्सीजन को रोका गया तो आपको टांग देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट 11 हाई कोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने यकसई होकर के अपनी अपनी सरकारों को और इसके बारे में जो है लताड़ लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने को आपने उस पर लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स, उनका गला दबाने का काम आप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये फेलियर जो आया है, 1 साल बहुत था। उसमें पाकिस्तान जो बराबर का मुल्क है वो खुद उसका आंकड़े देख लीजिए कि उसने 1 साल में अस्पताल बनाए
और हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि हम 5 प्रदेशों के चुनाव में अपने आप को इतना लगा बैठे हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये जो है ना 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और वहां पर हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप कह रहे हैं कि ये जो भीड़ का समंदर, ये जो सरिसर दिख रहे हैं, ये फख्र करने की बात है। जब पेंडेमिक चल रहा है और आप रात को मीटिंग में ये बोलते हैं अब मास्क लगाने के बाद कि मास्क जरूरी है, तो उन रैलियों का क्या हो रहा है? लेकिन पूरी दुनिया चीख रही है, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान चीख रहा है, लेकिन आपको और आपके तंत्र को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम जो है ना बंगाल को जीत लें। अच्छा, बंगाल को जीतने के बाद क्या हो जाएगा? पूरा हिंदुस्तान तो आप जीते हुए हैं। आप उन लोगों की जिंदगी को बचा लो तो सही मायने में आपकी जीत हो जाएगी। इस समय जो भाई अपनी बहन के लिए, बेटा अपनी माँ के लिए, बाप अपने बेटे के लिए रो रहा है, और अस्पताल के अंदर जो ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा आ चुकी है, अगर ये संभालने में आपका तंत्र लग जाता तो मुझे उम्मीद है कि शायद इतनी विकट स्थिति नहीं होती जितनी की आज है। क्या दिल नहीं तड़पता? क्या नेताओं के अंदर जो है मार्मिक बातें खत्म हो गई हैं? आपके अपने लोग, हमारे अपने लोग अब रोजाना अपनी जानों को दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो है ना, हद ये कि गाजियाबाद में वीके सिंह जो हमारे थल सेना अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ट्विटर पर आके बताना कि हमें दवाइयां चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, बेड चाहिए। हमारे नेता इतने असहाय हो चुके हैं, चूंकि हमारे पास हमारी जो जाने जा रही है ना, कोरोना से नहीं जा रही है, ये मेडिकल सुविधाओं के अभाव से जा रही हैं। और ये तो बात हो गई है सिर्फ मेरी सिस्टम से, कि जो आप हालांकि और भी जराए से सुन चुके होंगे कि किस वजह से ये जो है ना व्यवस्था के अंदर खराबी आई है। लेकिन अब मैं आप लोगों से, जो आम आदमी है, मैं बता दूं कि पूरा गवर्नमेंट और तंत्र हालांकि ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। अगर उठाता भी तब भी इस पेंडेमिक का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी करेगा। मैं बता दूं फिर आपको कि मास्क लगाइए और अपनी जो इसके अंदर नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइन जारी हैं, उसको करते हुए एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो एक बारी ये नहीं कि सामने पड़ोसी जो है आज मर चुका तो कल को मेरी बारी नहीं है, आपकी भी बारी आ जाएगी। और एक वर्ग में अपने मुस्लिम लोगों से कहूंगा कि भ्रांति अक्सर ये फैला दी जाती कि कोरोना, वाकई कोरोना के बारे में अभी तक कोई भी सटीक राय नहीं कि बीमारी क्या है, लेकिन जो आसपास मौतों का सिलसिला है उसे इनकार नहीं कर सकते आप। एहतियात की बात मैं आपको बता दूं कि हजरत उमर जो हमारे सहाबी थे, जब एक मर्तबा एक जगह एक किसी सूबे में एक ताउन जिसको हम प्लेग कहते हैं, वो प्लेग आया, तो वहां के गवर्नर ने खत लिखा हजरत उमर को, जो कि उस वक्त जो है पूरे बादशाह थे। उन्होंने कहा आके स्थिति देखिए मेरे सूबे की। जब हजरत उमर वहां गए हैं तो वो वहां पर नहीं गए, वो वहां रुके बाहर। तो वहां के गवर्नर उनको लेने आए, तो लेने के बाद उन्होंने हजरत उमर वापस जाने लगे, तो गवर्नर ने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं? क्या आप मौत से डरते हैं हजरत उमर? या किस्मत में जो लिखा वही होगा, जैसे कि हमारा और आपका कहना है, आप किस्मत से भाग रहे हैं? तो हजरत उमर की बात सुनिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस वक्त जहां जो बीमारी है, इस ताउन यानी कि प्लेग जैसी बीमारी, उसके लिए हुक्म यह है कि जहां वो बीमारी है वहां पे बाहर का कोई आदमी ना जाए, और जहां वो बीमारी है वहां का अंदर का कोई आदमी कोई बाहर ना आए। तो उस गवर्नर से यह कहा हजरत उमर ने कि मैं बेसिकली किस्मत से नहीं भाग रहा, मैं किस्मत की तरफ जा रहा हूं प्रिकॉशन लेके। तो आप कौन से बहाने बहादुर बन जाएंगे मास्क ना लगा करके? आप सोचते ही हैं कि पिछली लहर जो निकल गई है, ये वायरस नो डाउट है कि जो है इन्फ्लुएंजा का वायरस है, सॉर्स का वायरस है, लेकिन ये वाकई सांस दबा रहा है। आपको अपनी परवाह ना सही, लेकिन अपनी सोसाइटी की, अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए। मैं सारे हिंदुस्तानियों से, खास करके मुस्लिम समाज से बात कहना चाहता हूं कि इसको प्रिकॉशन लीजिए आप। हमारे सहाबा की और हमारी सुन्नत है प्रिकॉशन और दवाइयां, उसके बाद आप किस्मत की बात कीजिए। किस्मत होती क्या चीज है? किस्मत के मायने ये होते हैं जो गुजर चुका है वो होना था, गुजर जो चुका है, और जो आने वाला समय है ना वो किस्मत नहीं है। उसमें आपके प्रिकॉशंस देखे जाएंगे, आपके इकदामात देखे जाएंगे, आपके स्टेप देखे जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो ऊपर वाला जाने है। लेकिन आप ये कहने लगे कि नहीं साहब किस्मत में जो होगा मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा, ये तो कतन बेवकूफ़ी है। इस्लाम तो इस बात को नहीं बताता। तो ये दो बातें करने के लिए मैं हाजिर हुआ था कि सिस्टम ने ये किया। अच्छा, जो बात मैं आप कह रहा हूं, ये सब लोग एक बात सुन लें कि सिस्टम के अंदर जब पढ़े लिखे और काबिल लोग और धर्म के आधार पर उन्माद फैला के आने वाले नहीं, जब इंसान लोग आएंगे तब ये निज़ाम सुधरेगा। मैं हर बार अपनी बात को इसलिए बताता हूं कि इंसान का सुधरना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल का हो या संतरी लेवल का हो। वो अपनी ड्यूटी को जब ही निभाएगा, वरना ये पढ़े लिखे लोग ही तो हैं जो इंजेक्शन बेच रहे हैं 1000 का 20,000 में। इनको शर्म नहीं आती क्या? इनके घर में रोटी नहीं है, इनके घर में रिश्तेदारियां नहीं है, इनके भाई बहन नहीं है। लेकिन ये लूटने का जो पूरा का पूरा कार्य किया है ना, इसकी वजह यह है कि ये इंसान नहीं बन पाए।
और इस्लाम जो है ना वो वाकई इंसान बनने की सबसे पहले दावत देता है। ये तो जो बातें कही हैं ये तो हालात हाजरा पर हैं, ये तो कहनी चाहिए, इनको दूर भी होना चाहिए। लेकिन हकीकत बात यह है कि केरल के अंदर जो लोग हैं ना बनिस्बत बाकी जगहों के बहुत सीधे और भले और इंसान लोग हैं। उन लोगों ने वहाँ पर मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। तो यही वजह रही कि पिछली जो लहर आई थी उसके अंदर भी केरल के अंदर बहुत कम मरीज निकले और अब भी कम निकल रहे हैं, चूँकि प्रिकॉशन भी लेते हैं और इंसानी जो है ना खिदमत करने का जज्बा उन लोगों के अंदर है। ये मेडिकल का जो विभाग था, जब तक ईसाई एक धर्म है, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, जब तक इनके हाथों में था, आप बॉम्बे में महाराष्ट्र में जाकर देखिए, मैं बॉम्बे में जाता हूँ, वहाँ स्थिति ये है कि ईसाई अक्सर जो है ना ये पूरा समाज ये इतना ज़्यादा मर्म स्पर्शी होता है, ये खिदमत को ज़्यादा वो करता है। ये हम लोगों के जो दुनिया परस्त लोग हैं ना, जब से ये जो आया है ना मेडिकल, जो एक सेवा भाव का तरीका था, उसमें हुआ ये है कि जब ये ताजिरों के हाथ में आया तो उन्होंने खून चूस लिया इंसानों का। आप कहेंगे कि बात शुरू हुई थी कोरोना से, लेकर कहां पर आया? मेरी हर बात सिर्फ वहीं जाएगी जो इसकी बुनियादी वजह है। मैं हमेशा से ये कहता हूं, ये कोरोना आया, पहले भी स्पेनिश फ्लू आया था और आने वाले समय में भी बीमारियां आएंगी। इससे लड़ने के लिए जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं ले लेने चाहिए। लेकिन फिर मैं बता दूं, स्टेप लेने वाला इंसान होना चाहिए। और इंसान जो है ना वो हकीकत में धर्म सिखाता है। किसी भी धर्म के आप हैं, अगर अपने धर्म के आप कार्यों को, अपने धर्म के सिद्धांतों को अगर ढंग से आप अमल कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए इंसानियत के सबसे बड़े खैरख्वाह आप होंगे। और जो लोग धर्मों के बीच में अपनी लाइन खींच करके अपना उल्लू सीधा करते हैं ना, वो कभी जिंदगी में आपके खैरख्वाह नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले आप इंसान और मैं भी इंसान हूं और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इंसानियत की बात की जाए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।